हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से एजुकेशन इनसाइट्स चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम बात कर रहे थे जीव जगत के बारे में। क्लास फर्स्ट मॉड्यूल आपका हो गया है, एक बार फिर से उसको मैं रिवाइज कर देता हूं मोटे स्तर पर। उसके बाद में फिर हम सेकंड मॉड्यूल पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जीव जगत में क्या है, यानी जीवों का संसार। पूरे संसार में जीव ही जीव है। कैसे जीव है मैंने आपको बताया था, कहां कहां पाए जाते हैं। गर्म जल के झरनों में, ठंडे पानी की झीलों में, लवड़ी जल अलवड़ी जल, जीव के शरीर के भी अंदर और बाहर, यानी जीव के अंदर भी जीव। तो यानी कहने का मतलब जहां जहां आप सोच नहीं सकते वहां वहां, ठीक है कि नहीं। तो सब जगह जीव ही जीव है, ठीक है। मैंने फिर आपको जीव विज्ञान के बारे में बताया था, यानी बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी की फिर शाखाएं बताई, दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया कि जीव क्या है। तो यानी जीव सजीव और निर्जीव दोनों जीव, ठीक है। अब उसमें फिर अंतर बताया कि किस आधार पर हम उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं, यानी सजीव किसे कहेंगे और निर्जीव किसे कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको बताया था, यानी वे जीव जिनमें वृद्धि, जनन, उपापचय, उत्तेजनशीलता, ये चारों लक्षण पाए जाते हैं वो सजीव है, और नहीं पाए जाते हैं तो निर्जीव है, ठीक है। फिर मैंने आपको वृद्धि में बताया था कि निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, लेकिन मेन पॉइंट जो महत्वपूर्ण बात है वृद्धि में, वो आपको एक लाइन में याद रखनी है कि जो सजीव हैं उनकी आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में वृद्धि होती है, और निर्जीव में केवल बाहरी आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। ये याद रखना है। उसके बाद फिर मैंने जनन बताया था। जनन किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। जनन क्रिया दो प्रकार की होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन युग्मक शल्यन होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है, अलैंगिक जनन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी बताए थे मैंने, लैंगिक जनन का सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य, खुद को देख लो, ठीक है। लैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में मैंने आपको बताया था ईस्ट हाइड्रा, यानी जिसमें मुकुलन के द्वारा होता है अलैंगिक जनन। फंजाई जो कवक है उसमें बीजाणुओं के द्वारा होता है, और प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म के द्वारा होता है, ठीक है। फिर आपको यह बताया था कि निर्जीव है वो जनन क्रिया नहीं करते। जैसे ये बोर्ड है, ये बच्चा नहीं देगा, मार्कर है ये भी बच्चे नहीं देंगे। कि ऐसा हो जाता है, आपका पेन है, कॉपी है, वो बच्चे दे देते हैं। बचपन में कहते थे कि एक पंख ले लेते, उसको कॉपी में रख देते थे, ये बच्चा देगी, इसमें खड़ रख दो, सीलम खड़। ऐसा करते थे कि नहीं बचपन में? लेकिन उसने कभी बच्चे दिए? नहीं दिए, उसको पकड़ पकड़ के तोड़ देते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, निर्जीव जनन क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन 1 करोड़ की बात जो बता रहा हूं मैं आपको, कि कुछ सजीव भी ऐसे हैं जो लैंगिक जनन नहीं करते, यानी जनन क्रिया नहीं करते, लेकिन क्या वो निर्जीव कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। तो कहने का मतलब जो जनन है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, जैसे श्रमिक, बंध्य कामगार, मधुमक्खी इसको बोलते हैं, खच्चर, संकरण, हाइब्रिड। हाइब्रिड प्रजाति है कि नहीं है? घोड़े और गधे के संकरण से नई जाति उत्पन्न करा दी, जिसको हम खच्चर बोलते हैं। मनुष्य कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खुरापात, कोई बात नहीं। चला अगले देखिए, उसके साथ में आपको बंध्य कामगार, मधुमक्खी है, खच्चर है, कुछ मनुष्य भी ऐसे हैं वो जनन क्रिया नहीं करते। तो क्या हम उन्हें निर्जीव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जनन है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। उसके बाद मैंने आपको उपापचय बताया था। उपापचय क्या है? यानी जिसमें जो जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है हमारे शरीर में, उपापचय कहलाती है। उपापचय 2 प्रकार के हैं, अपचय, उपचय। अपचय यानी पदार्थों का विखंडन, उपचय पदार्थों का संश्लेषण, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था उत्तेजनशीलता। तो यानी उद्दीपन, जो उत्तेजनशीलता है, सजीवों में उद्दीपन पाया जाता है। पादप है वो पर्यावरण में प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण है, ये सबके प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। सजीव है वो बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो ये उत्तेजनशीलता है वो सजीवों का लक्षण है, ठीक है। निर्जीवों में यह सब कुछ नहीं पाया जाता। उसके बाद फिर मैंने जैव विविधता बताई थी। जैव विविधता में यह बताया था कि पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन या 17 से 18 लाख जातियां पादप और जंतुओं की पाई जाती हैं,
और इसके अतिरिक्त भी अन्य जातियों की भी खोज शेष है जिनको खोजा जाएगा आगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको नामकरण बताया था, और नामकरण के बाद आज हम जो बताएंगे आपको वो चर्चा करेंगे सबसे पहले द्विनाम पद्धति के बारे में। द्विनाम पद्धति, ठीक है, द्विनाम पद्धति। देखिए बेटा, द्विनाम पद्धति क्या होती है, उसके नाम में ही है द्विनाम, यानी दो नाम होते हैं। सबसे पहले इस पद्धति को किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। ये भी तो ऐसा लग रहा है कि दो लोगों के नाम लेके बैठा है खुद अकेला, तो द्विनाम पद्धति तो दे ही देगा, कैरोलस लीनियस। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लीनियस। वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं? यानी एक जीव का जो नाम है उस नाम में पहला शब्द वंश को और दूसरा शब्द जो है, पहला शब्द जीव का वंश को और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है, जिसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। यानी जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम है उसमें पहला शब्द वंश का और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है, इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। या हम सिंपल भाषा में कहें तो प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है जिसमें दो घटक होते हैं, जिसमें पहला घटक या शब्द वंश को दर्शाता है और दूसरा घटक या शब्द जाति को दर्शाता है, जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम ले लें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आम आपने सुना होगा, सुना क्या, खाया भी होगा। चूस के फेंक देते हैं आम को, कहते हैं ना आम की तरह चूस के फेंक दूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। इसमें दो घटक हो गए, देखो एक दो। ठीक है, तो पहला शब्द है वो किसको दर्शाएगा? वंश को। दूसरा शब्द किसको दर्शाएगा? जाति को। मैंने आपसे पूछा कि आम की जाति क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे सर इंडिका है। इसमें भी क्या है? वंश क्या है? मैंजीफेरा है। ठीक है, हम आपसे आपकी जाति पूछे हैं तो आपकी जाति क्या है? अब आप अलग अलग डिवाइडेशन करने लग जाओगे, कोई ब्राह्मण हूं, त्यागी हूं, हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है। ये जातियां नहीं है, ये तो केवल इस संसार में दुनिया ने केवल अपना अपना अलग बना रखा है। ये जातियां नहीं है, सभी मनुष्य कौन है? होमो सैपियंस। होमो सैपियंस यानी पूरे संसार में जाना जाता है उनको किससे? होमो सैपियंस से। तो आपकी जाति और वंश क्या है? होमो आपका वंश है और सैपियंस आपकी जाति है। इस विश्व में पाए जाने वाले जितने भी मनुष्य हैं उनमें होमो सब का वंश है और सैपियंस सब की क्या है? जाति। ठीक है, ये आपकी जाति, आपसे पूछे जाति क्या है तो सैपियंस, मानव की जाति होती है सैपियंस और वंश क्या है? होमो। ठीक है, तो ये चलता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर प्रत्येक जीव का जो नाम है उसमें दो घटक होते हैं, जिसमें पहला घटक वंश को, दूसरा घटक जाति को दर्शाता है, और ऐसे ही हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था? कैरोलस लीनियस ने। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, सिंपल। ठीक है, तो ये है, यानी कहने का मतलब द्विनाम पद्धति है, कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक ने दी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे द्विनाम पद्धति के नियमों के बारे में, यानी नियम क्या है द्विनाम पद्धति के। आपका सिलेबस ये मान लो एनसीईआरटी नीट के लिए बहुत ही शानदार है, पूरे तरीके से आप एक एक लाइन को तैयार करके चलें और ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का। तो देखिए, द्विनाम पद्धति के नियम, द्विनाम पद्धति के नियम क्या है वो यहां पर देखिए। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए आपको। कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति के नियमों का प्रतिपादन किया।
लेकिन ICBN और ICZN इन्होंने इसमें अपना हस्तक्षेप कर दिया। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो यानी कहने का मतलब यह है ICBN ICZN इन्होंने द्विनाम पद्धति के नियम प्रतिपादित किए। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया तो उसमें कुछ संशोधन कर दिया इन्होंने, नियमों में क्या कर दिया? संशोधन। अब कुछ ना कुछ तो करते ही हस्तक्षेप। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, फिर मोजले गए उसमें, ये कि नहीं? आजकल किसकी है? फिर मोजले की आवर्त सारणी आ गई, थोड़ा सा परिवर्तन कर देते उनका नाम हो जाता, ठीक है नहीं? ऐसे ही आप तो यहां पर यानी द्विनाम पद्धति के नियमों का प्रतिपादन कैरोलस लिनियस ने किया, लेकिन बाद में ICBN ICZN ये दो शाखा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इन्होंने नियमों को संशोधित किया और निम्न नियम प्रतिपादित किए। देखिए कौन कौन से नियम है। पहला नियम, प्रत्येक जीव का जो वैज्ञानिक नाम है, इस वैज्ञानिक नाम को लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में। अब इस जीव का उद्भव कहीं से भी हुआ हो, उद्भव कहीं से भी हुआ हो, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे वो जीव भारत में इंडिया में पाया जाए, चाहे वो जीव दूसरे देश में श्रीलंका में पाया जाए, कहीं भी पाया जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक जीव का जो वैज्ञानिक नाम है उसे लैटिन भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है, पहली बात। और इसे लैटिन भाषा में लिखा जाएगा तिरछे अक्षरों में, ठीक है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। जीव का उद्भव कहीं से भी हुआ हो, यह पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वैज्ञानिक नाम का पहला घटक या शब्द होना चाहिए किसका? वंश का। और दूसरा घटक या शब्द किसका होना चाहिए? जाति का, ठीक है। तो यानी वैज्ञानिक नाम में पहला घटक या शब्द वंश का होना चाहिए, दूसरा घटक या शब्द जाति का होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखने पर रेखांकित किया जाना चाहिए, रेखांकित, ठीक है। और अगर छपाई करें तो छपाई में इसको तिरछा लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी वैज्ञानिक नाम को जब लिखेंगे हाथ से लिखने पर रेखांकित करेंगे और छपाई में तिरछा लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी लिखा था मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा को अलग और इंडिका को अलग रेखांकित किया। इस तरीके से हाथ से लिखेंगे तो दोनों को अलग अलग रेखांकित कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अगला पॉइंट, वैज्ञानिक नाम का जो वंश का पहला शब्द है, वंश का पहला शब्द कैपिटल अक्षर में, ठीक है, यानी बड़े अक्षर में लिखना है। और जाति का पहले अक्षर सहित सभी को लिखना है किसमें? स्मॉल लेटर में,
ठीक है, यानी छोटे अक्षरों में लिखना है उसको। तो यानी कहने का मतलब यह है कि वंश का पहला अक्षर, प्रथम अक्षर बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाना है, और जाति का पहले अक्षर सहित सभी अक्षर स्मॉल लेटर में लिखने हैं। जैसे यहां पर देखें मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा में एम कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, और इंडिका में सभी स्मॉल। तो वंश का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, बाकी ये तो स्मॉल ही रहेंगे, और जाति है उसमें सभी स्मॉल होने चाहिए, यानी वहां कैपिटल नहीं लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट, वैज्ञानिक नाम के अंत में खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए, संक्षिप्त में यानी शॉर्टकट। ठीक है, तो यानी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त में लिखना है। जैसे हम इन्हें यहां पर लिख दिया मेंजीफेरा इंडिका लिन, आपको यहां पर बता देता हूं, देखिए मेंजीफेरा इंडिका और ब्रैकेट में ले लेते हैं LIN लिन। ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका यानी आम का वैज्ञानिक नाम है। मेंजीफेरा क्या है? वंश। इंडिका क्या है? जाति। और यहां लिन का मतलब है लीनियस, और लीनियस का मतलब यानी इसकी जो खोज की थी उसकी सबसे पहले खोज किसने की? लीनियस वैज्ञानिक ने। जो मेंजीफेरा इंडिका है इसकी खोज सबसे पहले लीनियस वैज्ञानिक ने की थी। तो यहां लिन का मतलब यही है कि इसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है? लीनियस। ठीक है, तो ये है द्विनाम पद्धति के नियम। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। द्विनाम पद्धति के नियमों का प्रतिपादन कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक ने किया, लेकिन ICBN ICZN, ठीक है, फुल फॉर्म आपको बता दिए मैंने, इन्होंने इनके नियमों में संशोधन किया, सुधार किया और निम्न प्रकार से नियम प्रतिपादित किए। सबसे पहला, प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए। उस जीव का उद्भव कहीं से भी हुआ हो, ठीक है, और इसे तिरछे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए या उसे रेखांकित किया जाना चाहिए। दूसरी बात, वैज्ञानिक नाम में पहला शब्द या घटक वंश को और दूसरा शब्द या घटक जाति को दर्शाना चाहिए। ठीक है, यानी पहला शब्द या घटक है वो वंश का लेंगे और दूसरा शब्द या घटक जाति का। तीसरी बात, वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखने पर उसे रेखांकित किया जाना चाहिए, जैसे हमने यहां पर रेखांकित किया है, ठीक है, या छपाई करते समय उसे तिरछा लिखा जाना चाहिए। ठीक है, अगली बात, वंश का पहला शब्द है उसे कैपिटल अक्षर में लिखा जाना चाहिए, जैसे मैंने यहां मेंजीफेरा में M कैपिटल बनाई है, और जाति के पहले अक्षर सहित सभी अक्षर स्मॉल लेटर में लिखे जाने चाहिए, जैसे इंडिका, इंडिका में सभी स्मॉल है। ठीक है, अगली बात, वैज्ञानिक नाम के अंत में खोज करने वाले व्यक्ति का नाम संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए, जैसे लिन। लिन का मतलब है यहां पर लीनियस, यानी इस स्पीसीज की खोज सबसे पहले लीनियस वैज्ञानिक ने की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है? जीवों का वर्गीकरण है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इससे आपको यह पता चलेगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हैं उनका वैज्ञानिक नाम कैसे लिखा जाता है, किसका वंश कौन सा है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें सीखने के लिए मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या है? यानी जीवों को समानता, जीवों को समानता और असमानताओं, समानताओं और असमानताओं के आधार पर
जाति वृत्तीय श्रेणी में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है, जीवों को समानता और असमानता के आधार पर उनकी जाति वृत्तीय श्रेणी में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। जैसे हम यहां से आगे पढ़ेंगे आलू, बैंगन, तो आलू में बैंगन में क्या समानता है? उनका वंश एक ही हो सकता है क्या? जातियां कौन कौन सी हो सकती हैं? तो उसके आधार पर, यानी समानता के आधार पर अगर समानता है तो उनका वंश एक हो सकता है, ठीक है। ज्यादा समानता है तो जाति एक हो सकती है। तो उसके आधार पर हम इनको अलग अलग जाति वृत्तीय श्रेणियों में व्यवस्थित करेंगे। इसे ही हम कहते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टैक्सा के बारे में। टैक्सा क्या है? टैक्सा, देखिए जो टैक्सा है वो विभिन्न स्तर पर सही वर्ग को प्रदर्शित करे। कोई भी जीव हो, यानी विभिन्न स्तरों पर सही वर्ग को प्रदर्शित करना, विभिन्न स्तरों पर सही वर्ग को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? टैक्सा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, गाय, गाय क्या एक टैक्सा है। भैंस क्या है? भैंस एक टैक्सा है। बकरी क्या है? एक टैक्सा है। मनुष्य क्या है? एक टैक्सा है। गेहूं क्या है? एक टैक्सा। तो यानी कहने का मतलब टैक्सा क्या है? एक वर्ग, सही वर्ग को। गाय, तो गाय का यानी पूरा पूरा गाय समूह आ गया। ऐसा तो यानी गाय बोला हमने तो एक ही गाय आएगी। गाय का मतलब यानी पूरा समूह आ गया, ठीक है। भैंस, तो आपके दिमाग में फिट हो गया, भैंस काली वाली भूरी भैंस भी होती है, अपवाद, ठीक है। तो यानी भैंस, भैंस का पूरा समूह। बकरी, तो बकरियों का पूरा समूह। मनुष्य, तो मनुष्य। ऐसे ही गेहूं, तो गेहूं का। तो यानी कहने का मतलब है ये अपने स्तर पर एक सही वर्ग को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसे ही हम कहते हैं टैक्सा, ठीक है। इसे टैक्सा, तो टैक्सा के आधार पर यानी जीवों का जो वर्ग है उसको पहचाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्गीकी के बारे में। वर्गीकी, वर्गीकी, वर्गीकी किसे कहते हैं? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का नामकरण किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं, ठीक है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का नामकरण किया जाता है, या हम बोले उनकी पहचान की जाती है। तो पहचान यानी उसको पहचान लिया हमने। जैसे बोला गाय, तो गाय को यानी पहचान लिया। उसमें गाय के सभी जितनी भी समूह में गाय हैं या पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो गाय हैं उनमें सब में समानता है। तो समानता के आधार पर उसको एक नाम दे दिया कि इनको बोलेंगे हम गाय। तो यानी कहने का मतलब एक शाखा है विज्ञान की, उसमें ये कार्य किया जाता है, ठीक है। उसे ही हम वर्गीकी कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का नामकरण और उनकी पहचान की जाती है, उसे हम कहते हैं वर्गीकी, ठीक है। तो इसमें यानी जीवों की पहचान की जाएगी और नामकरण किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे वर्गीकरण पद्धति के बारे में। वर्गीकरण पद्धति, जिसको बोलते हैं हम सिस्टेमेटिक्स। वर्गीकरण पद्धति, सिस्टेमेटिक्स, ठीक है।
देखिए वर्गीकरण पद्धति क्या है? विज्ञान की वह पद्धति जिसमें जीवों की असमानता, पहली बात जीवों की असमानता, और दूसरी बात उनके आपसी संबंध, आपसी संबंध का किया जाता है अध्ययन। इसे हम कहते हैं वर्गीकरण पद्धति या सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, ये जो सिस्टेमेटिक्स शब्द है, ये सिस्टेमेटिक्स शब्द आया है सिस्टेमा से। सिस्टेमेटिक्स शब्द कहां से आया? सिस्टेमा से। सिस्टेमा का अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। क्या मतलब है इसका? सिस्टेमा का अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। जो लीनियस वैज्ञानिक थे, लीनियस, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक चुना था सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर, सिस्टेमा नेचर यानी कहने का मतलब यह है कि जो लीनियस वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचर। यानी सिस्टेमा नेचर है प्रकृति में जीवों की नियमित व्यवस्था। तो इस तरीके से इसमें अब आगे जो सिस्टेमेटिक्स है उसमें नामकरण और पहचान को भी शामिल कर दिया गया है। ठीक है, इसमें नामकरण और पहचान इसको भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टेमेटिक्स क्या होती है। तो विज्ञान की वह पद्धति जिसमें जीवों की असमानता और उनके आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे हम सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी आपसी संबंध भी है, कहीं ना कहीं वो आपस में समानता भी दर्शा रही है और कहीं ना कहीं असमानता भी है उनमें। तो इन दोनों का सम्मिलित अध्ययन किया जाएगा, उसे हम वर्गीकरण पद्धति या सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक्स जो शब्द है वो सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, तो लीनियस वैज्ञानिक हैं, उन लीनियस वैज्ञानिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का जो नाम है वो चुना था क्या? सिस्टेमा नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ग की समवर्ग के बारे में। देखिए वर्ग की समवर्ग क्या होता है? वर्ग की समवर्ग वर्गीकरण एकल पदानुक्रम सोपान नहीं है, बल्कि इसमें अनेक पदानुक्रम सोपान होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि वर्गीकरण एकल पदानुक्रम सोपान नहीं है, कि वर्गीकरण की क्रिया में कोई एक ही पद सोपान नहीं होता है। इसमें बहुत सारे जो सोपान हैं या वर्ग हैं, तो यानी इसमें कई पदानुक्रम सोपान होते हैं। ठीक है, यहां पर सोपान जो होता है वो दर्शाता है पद या वर्ग को। ठीक है, किसी जीव का वर्ग है या पद है उसको यहां पर दर्शाता है। तो कहने का मतलब यह है अतः समवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं वर्ग की समवर्ग। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं?
वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और वर्गीय संवर्ग में एकल पदानुक्रम बनता है, यानी यह वर्गीय संवर्ग है, इसमें एकल पदानुक्रम बनता है जिसे हम कहते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। ठीक है, यानी वर्गीकी संवर्ग में एकल पदानुक्रम पाए जाते हैं जिन्हें हम वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें हैं, जैसे कीट। ठीक है, कीट एक वर्ग को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वर्ग को दर्शाता है। तो यानी कहने का मतलब इस कीट वर्ग में वे सभी जीव रखे गए हैं। कौन से? जिनमें 3 जोड़ी संधि टांगे पाई जाती हैं। यानी वे सभी जीव रखे गए हैं जिनमें 3 जोड़ी संधि टांगे पाई जाती है, यानी ज्वाइंट वाली, इस तरीके से जुड़ी हुई जो 3 ज्वाइंट होते हैं। हमारी उंगली में 3 ज्वाइंट है, एक ये है, एक बीच का, एक ये। ठीक है, तो इसी तरीके से 3 जोड़ी जो संधि टांगे हैं, जैसे मक्खी को आपने देखा होगा, तो इस प्रकार से सभी जीव जो कीट वर्ग में हैं उनमें एक लक्षण देख लिया कि जिनमें 3 जोड़ी संधि टांगे हैं उनको कीट वर्ग में डाल दो। ठीक है, तो ये समानता है उनकी सबकी। तो इस तरीके से यहां पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकी संवर्ग क्या है ये आपकी समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यह है कि वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, यानी कोई एक ही वर्ग या पद नहीं है, उसमें अनेक पदानुक्रम सोपान होते हैं। जो भी पद या वर्ग है वो सब, यानी अनेक हैं, बहुत सारे हैं, वो सब सोपान है या पद हैं या वर्ग हैं। अतः संवर्ग समस्त वर्गीकी की व्यवस्था है जिसे हम वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। और ये वर्गीकी संवर्ग एकल पदानुक्रम बनाते हैं जिन्हें हम वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें कीट। तो कीट एक वर्ग को दर्शाता है। इस वर्ग में वे सभी जीव रखे गए हैं जिनमें 3 जोड़ी संधि टांगे पाई जाती। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो यहां से आगे अब हम बात करेंगे वर्गक या टैक्सोन के बारे में। वर्गक या टैक्सोन क्या है? देखिए, वर्गक या टैक्सोन, ठीक है बेटा, वर्गक या टैक्सोन क्या होते हैं? यहां पर देखिए आप कि वर्गीकरण की क्रिया है, तो वर्गीकरण की एकल इकाई को प्रदर्शित करना। वर्गीकरण की एकल इकाई को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? वर्गक या टैक्सोन कहलाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब वर्गीकरण की एकल इकाई को हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो है वर्गक या टैक्सोन। तो जीवों को लक्षणों में समानता और असमानता, ठीक है, समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यानी समानता और असमानता के आधार पर जीवों को क्या करते हैं? अलग अलग वर्गीकृत कर देते हैं। और अलग अलग वर्गीकृत करने के बाद नए संवर्गों का विकास होता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि वर्गीकरण की एकल इकाई को प्रदर्शित करना वर्गक या टैक्सोन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर इन्हें अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है और इस वर्गीकरण के आधार पर अनेक संवर्गों का विकास किया जाता है। अनेक संवर्गों का विकास हुआ, ठीक है, वर्गीकरण से। तो देखिए यहां पर कौन कौन से संवर्ग हैं वो ये आपको समझ में आएंगे। आने वाले हैं
जो वर्गक या टैक्सॉन है, जिससे समवर्ग का जो विकास होता है। तो देखिए वर्गक या टैक्सॉन, ठीक है, जिनसे समवर्गों का विकास हुआ, तो वो समवर्ग आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस प्रकार है। कंप्यूटर स्क्रीन ही मोबाइल की भी हो सकती है। चलिए देखिए, सबसे पहला जाति, फिर वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और लास्ट में आकर के जगत। जगत यानी संसार, आप पहुंच गए संसार पर, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है ये आपके समवर्ग, ठीक है। इस तरीके से समवर्गों का विकास हो गया। वर्ग की पदानुक्रम है, इनको हम बोलते हैं वर्ग की पदानुक्रम, ठीक है। वर्गीय पदानुक्रमों का सही क्रम है ये, सही क्रम, ठीक है, यानी आरोही क्रम में। तो यहां पर देखिए आरोही क्रम में हमने वर्गीय पदानुक्रम लिखे हैं। नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर जीवों में समानताएं बढ़ती हैं, ठीक है। ऊपर की ओर जाएंगे तो जीवों में समानताएं क्या होंगी, घटती है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखिए, तो यहां पर बहुत सारे समवर्ग हैं, समवर्गों का विकास हुआ। तो यहां समवर्ग है जाति, उसके बाद आता है वंश, फिर कुल आएगा, फिर गण आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर संघ आएगा, उसके बाद जगत आएगा। याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दूं, जाति वंश के कुल गण में वर्ग संघ से जगत हुआ, ठीक है। तो यानी सबसे बाद में जगत बना। तो जगत कैसे बना, तो जाति वंश के कुल गण में वर्ग संघ से जगत हुआ, ठीक है। गाना गाओ, जाति वंश के कुल गण में वर्ग संघ से जगत हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कहने का मतलब सबसे छोटा स्तर जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर जगत, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां पर वर्गीय पदानुक्रमों का आरोही क्रम दिया गया है। यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो समानताएं कम होती जाती हैं, ठीक है। नीचे की ओर आते हैं तो समानताएं बढ़ती जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि जाति में सबसे ज्यादा समानता पाई जाती है, फिर हम वंश पे जाएंगे कम समानता, कुल में और कम, गण पे पहुंचेंगे और कम पाई जाएगी जीवों में समानता, वर्ग में पहुंचेंगे तो जीवों में और कम समानता होगी, और धीरे धीरे जाकर के जगत पर पहुंच जाएंगे तो समानता बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे जगत संसार में दो है, ठीक है। जगत का मतलब संसार बोल देते हैं, पर जगत दो है पृथ्वी पर। एक है पादप जगत, ठीक है, दूसरा है जंतु जगत। अब आप सोचो कि पादप जगत है तो इतने सारे पादप है, उनमें कितनी असमानताएं हैं, लेकिन उन सबको किस में रखा गया, पादप जगत में। इतने सारे जीव हैं, जंतु हैं, उन जंतुओं में सब में असमानता है, फिर भी उनको किस में रखा गया, जंतु जगत। तो यानी कहने का मतलब ऊपर समानताएं बहुत कम होंगी। अब हम बात करें जाति पर, जैसे जाति की बात करें, आम की बात करें, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। तो यानी इंडिका जो जाति है, आम की जाति है, तो आम एक स्पीसीज की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, आम की बात हो रही है। तो आम के जितने भी पादप हैं उनमें सब में समानता है कि नहीं है, समानता है। तो जाति पर कोई भी ले लो, आम ले लो, मनुष्य की जाति ले लो, सेपियंस जाति, तो सेपियंस में सब में मनुष्य में समानता है, ठीक है। ज्यादातर सब एक जैसे दिखाई देते हैं, थोड़ा बहुत ही तो अंतर होता है। सभी अंग हैं वही सब सेम पाए जाएंगे, अंग जितने भी मनुष्य में। ऐसा तो है नहीं किसी में एक लीवर होता है तो किसी में दो लीवर होते हैं, होता है क्या ऐसा? नहीं होता। कुछ कहते हैं सर होता है नहीं होता है, ठीक है। किडनी वृक्क यानी दो है मनुष्य में, तो ऐसा नहीं होगा किसी में तीन होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यानी समानता एक जाति के स्तर पर होती है। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा वर्ग क्या है, टैक्सॉन, समवर्ग क्या है, वो यहां आपके सामने है। और इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जाति के बारे में पढ़ेंगे, फिर वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुल के बारे में पढ़ेंगे, फिर गण के बारे में,
फिर वर्ग के, फिर संघ के और फिर जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता करेंगे कि वहां पर कितना हुआ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं जाति के बारे में। जाति क्या होती है, इसको मैं आपके सामने रखता हूं जिससे आपको समझ में आता जाएगा। 1 करोड़ की एक लाइन बता दूं आपको फ्री में, उतने ही पैसे में। चलो बता देता हूं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम जाति के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको बताऊंगा। जाति, जाति क्या है? जीवों को मौलिक लक्षणों के आधार पर, जीवों को मौलिक लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, या वर्गीकृत करना कहलाता है जाति। यानी कहने का मतलब यह है कि जीवों का ऐसा समूह जो मौलिक लक्षणों में समानता दर्शाता है। मौलिक लक्षण है, इन मौलिक लक्षणों में क्या पाई है? समानता। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है जीवों का ऐसा समूह जो मौलिक लक्षणों में समानता दर्शाता है उसे जाति कहते हैं। अब कोई एक जाति है, एक जाति को उसकी दूसरी संबंधित जाति से, एक जाति को उसकी दूसरी संबंधित जाति से आकारिकीय लक्षणों के आधार पर, आकारिकीय लक्षणों के आधार पर आकारिकीय लक्षणों के आधार पर अलग किया जा सकता है। ठीक है, आकारिकीय लक्षणों के आधार पर हम उसे क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका क्या है? आम। दूसरा सोलेनम ट्यूबिरोसम। सोलेनम ट्यूबिरोसम क्या है? आलू। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू। और इसके साथ साथ में हम ले लेते हैं पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो, लियो ये कौन है? शेर। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम है। तो यहां पर आप देखिए, यानी मैंजीफेरा इंडिका ये आम को दर्शाता है, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू को दर्शाता है, और पैंथेरा लियो शेर को। तो यहां पर इस तरीके से, यहां इनमें हम बात करें इंडिका, ट्यूबिरोसम, लियो, ये क्या है? जाति है। इंडिका आम की जाति है, ट्यूबिरोसम आलू की जाति है, लियो शेर की जाति है। तो इनमें सब में क्या है? विभिन्नताएं हैं। ठीक है, इस तरीके से इनमें अलग अलग विभिन्नता पाई जाती है। यहां पर आपको पूछा जाएगा इंडिका, ट्यूबिरोसम, लियो क्या होती है इनकी जातियां, जबकि मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा क्या है? वंश। ठीक है, तो यहां पर वंश को प्रदर्शित किया जाता है मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा इनके द्वारा। आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि जाति पीछे वाला भाग होता है नाम का, वैज्ञानिक नाम का, पहला शब्द या घटक है वो वंश का होता है। ठीक है, तो यहां पर जाति समझ में आ गई। यानी जीवों का ऐसा समूह जो मौलिक लक्षणों में समानता दर्शाता है उसे हम जाति कहते हैं। मौलिक लक्षणों के आधार पर ही जातियों को अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। एक जाति को दूसरी जाति से आकारिकीय लक्षणों के आधार पर उसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू और पैंथेरा लियो वंश को दर्शाता है। सॉरी, पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है। यहां पर इंडिका जाति है, ट्यूबिरोसम जाति है, लियो जाति है, मैंजीफेरा वंश है, आलू का वंश क्या है? सोलेनम, पैंथेरा वंश किसका है? शेर का। अब हमने आपसे पूछा बताइए शेर का वंश क्या है? बोले सर पैंथेरा।
आलू का वंश क्या है सर? सोलेनम। आम का वंश क्या है सर? मेंजिफेरा। ठीक है, जाति पूछे तो आपके सामने इस तरीके से। चलिए अब यहां से आगे मैं सेकंड जो दूसरा नंबर है उसकी बात करने जा रहा हूं, वंश के बारे में। वंश क्या है? अब आपको 1 करोड़ की बात बताऊंगा। बताया था ना मैंने आपको, बोला था कि जाति को फिनिश हो जाने दो, उसके बाद में फिर हम आपको 1 करोड़ की बात बताएंगे। अब देखिए 1 करोड़ की बात क्या है, वंश पढ़ा रहे हैं हम आपको। 1 करोड़ की बात, समीपस्थ संबंधित जातियों के समूह को क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये कहां 1 करोड़ की बात? मैं बताता हूं ना, यहां पर देखिए समीपस्थ संबंधित जातियों के समूह को वंश कहते हैं। यहां नीचे की जातियां हैं, इनका एक समूह बना लिया, वो वंश हो गया। अब देखिए कुल क्या है, तो आप कहोगे समीपस्थ संबंधित वंश के समूह को कुल कहते हैं। मैंने कहा गण क्या है? समीपस्थ संबंधित कुल के समूह को गण कहते हैं। वर्ग क्या है? समीपस्थ संबंधित गण के समूह को वर्ग कहते हैं। संघ क्या है? समीपस्थ संबंधित वर्ग के समूह को संघ कहते हैं। फिर जगत क्या है? समीपस्थ संबंधित संघ का समूह जगत कहलाता है कि नहीं? है परिभाषा में 1 करोड़ की बात। बताओ, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। वंश पूछ रहा है तो जाति, कुल पूछ रहा है तो वंश लगा दो, गण पूछ रहा है तो कुल लगा दो। ठीक है, वर्ग पूछ रहा है तो गण लगा दो। ठीक है, यहां पर केवल एक स्थान पर चेंज करना है, बाकी सब वही रहेगा। तो समीपस्थ संबंधित जातियों के समूह को क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। ठीक है, जैसे अब हम एग्जाम्पल की बात करें, अभी एग्जाम्पल लिया था हमने आलू का, फिर से ले लेते हैं। सोलेनम ट्यूबिरोसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबिरोसम क्या है? आलू है। ठीक है, आलू का वैज्ञानिक नाम। दूसरा सोलेनम मेलोंजिना। कौन सा जिना? मेलोंजिना। ठीक है, क्या ये? बैंगन। ठीक है, तीसरा सोलेनम नाइग्रिम। कौन सा ग्रिम? नाइग्रिम। ये क्या है? मकोई। आप मकोई को कुछ बच्चे जानते हो, कुछ नहीं जानते होंगे। ठीक है, जान जाओगे। मकोई एक छोटा सा पादप होता है, टमाटर की बराबर का, और पुराने समय में ये पाया जाता था जहां कीचड़ होता था वहां पर लगता था, कीचड़ों के आसपास में टमाटर जैसा पादप था, और छोटे छोटे उस पर फल लगते थे, उसके बहुत ही छोटे छोटे काले काले। ठीक है, जिसको मको कहा जाता है। तो यहां पर आपके सामने आलू, बैंगन, मकोई तीनों है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला जाति बताओ भाई, क्या है जाति? इसकी ट्यूबिरोसम जाति है। आलू की जाति क्या है? ट्यूबिरोसम। बैंगन की जाति क्या है? मेलोंजिना। मकोई की जाति क्या है? नाइग्रिम। ठीक है, जातियां अलग अलग, क्लियर। लेकिन मैंने कहा वंश बताओ, बोलोगे सर एक ही है। क्या है? सोलेनम। क्या है? वंश सोलेनम। तो यानी कहने का मतलब वंश सबका सेम है, तीनों का वंश समान है। समान क्यों है? इसका मतलब यह है कि ये जो जातियां हैं आपस में कहीं ना कहीं समानता दर्शाती हैं, इसलिए इनको एक ही वंश में रख दिया गया, सोलेनम में। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो जातियों का समूह, समीपस्थ संबंधित जातियों का समूह है, उसे ही हम वंश कहते हैं। तो ये जातियां आपस में समानता दर्शा रही हैं, तो इसको सोलेनम वंश में रख दिया गया। ऐसे ही मैं आपको और एग्जांपल देता हूं इसके साथ में। देखिए, आपको मैंने बोला था पेंथेरा लियो। कौन है ये? शेर आया, शेर आया, आ गया। ठीक है, शेर है। दूसरा है पेंथेरा पारडस। कौन है ये? चीता। जानते हो चीता को? छोड़ दिया तो पसीने छूट जाएंगे, जान जाओगे। अगला क्या है? पेंथेरा टिग्रिस। ठीक है, ये कौन है? बाघ। भाग नहीं, बाघ। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा, एक हमने शेर लिया है, चीता और बाघ। इनकी जातियां क्या हैं?
जाति लियो है, शेर की जाति, शेर की जाति क्या है? लियो। चीता की जाति क्या है? पारडस। बाघ की जाति क्या है? टिग्रिस। ठीक है, जातियां अलग अलग है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हैं, लेकिन यहां पर देखो इसको, यहां पर क्या है? पैंथेरा, पैंथेरा, पैंथेरा। समानता है कि नहीं है? समानता है। क्या है ये? वंश। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जातियों में कहीं ना कहीं समानता थी, तो इनको एक ही वंश में रख दिया गया, पैंथेरा में, है कि नहीं है? तो यहां पर आपसे पूछे बाघ का वंश पैंथेरा, चीता का वंश पैंथेरा, शेर का वंश पैंथेरा, यानी एक ही वंश में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी जातियां कहीं ना कहीं आपस में समानता दर्शाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार आलू, बैंगन और मकोई की जो जातियां हैं वो आपस में समानता दर्शाती हैं, इसलिए इन्हें हमने सोलिनम वंश में रखा। ठीक है, इसके बाद हम कुल की बात करेंगे, कुल की बात करेंगे अगले मॉड्यूल में। आज की कहानी यहीं तक। नमस्कार, जुड़े रहिए हमारे साथ और पूरे तरीके से बायोलॉजी को चुटकियों में हल कर लें, याद कर लें। हल करने का मतलब एकदम सिंपल तरीके से याद करें। ठीक है, धन्यवाद।